मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। जैसा कि हमने पहले क्लास में किया था, अधिशोषण क्या है, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर किया था। इसके अलावा हमने अधिशोषण की नाम पद्धति की थी और अधिशोषण मध्यावस्था विशोषण के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे अधिशोषण के अभिलक्षण क्या है। अधिशोषण के मुख्य 4 अभिलक्षण हैं। पहला, यह एक स्वतः प्रक्रिया है। यह एक स्वतः प्रक्रिया है। दूसरा, अधिशोषण सभी प्रकार की सतहों में पाया जाता है। अधिशोषण सभी प्रकार की सतह में पाया जाता है। तीसरा, जब अधिशोषण होता है तो मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जैसे जैसे अधिशोषण होता है वैसे वैसे डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता जाता है और अधिक अधिशोषण होगा तो डेल्टा जी का मान 0 हो जाएगा। इस अवस्था में साम्य स्थापित हो जाता है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे अधिशोषण होगा डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता जाएगा और कुछ समय के बाद डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि साम्य स्थापित हो गया है। चौथा लक्षण, अधिशोषण प्रक्रम के अंतर्गत गैसों की स्वतंत्रता की कोटियां घट जाती है, क्योंकि गैसें मुक्त अवस्था से परावर्तित होकर अधिशोषित फिल्म को बनाती है। इसी वजह से निकाय की एंट्रोपी घट जाती है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जैसे मुक्त ऊर्जा की मात्रा अधिशोषण में घटती है वैसे वैसे डेल्टा जी का मान भी घटता जाता है और ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। अतः अधिशोषण निश्चित रूप से एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अधिशोषण को मुख्य 4 कारक प्रभावित करते हैं। पहला, तापमान। दूसरा, दाब। नंबर 3, अधिशोषक तथा अधिशोष्य की प्रकृति। चौथा, अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल। हम पहले ही बता चुके हैं कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अर्थात इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। यदि तापमान में कमी आती है तो अधिशोषण बढ़ेगा और यदि तापमान बढ़ता है तो अधिशोषण कम होगा। या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होगा व ताप कम करने पर अधिशोषण अधिक होगा। दूसरा है दाब। लासतालिए के नियम के अनुसार यदि दाब बढ़ता है
तो अधिशोषण भी बढ़ेगा तथा दाब घटता है तो अधिशोषण भी घटेगा। इसको हम समतापी अधिशोषण वक्र के द्वारा आगे एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3, अधिशोषक तथा अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोषण को अधिशोषित गैस की मात्रा तथा अधिशोषक तथा गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वे गैसें जो आसानी से द्रवित की जा सकती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl व कार्बन डाइऑक्साइड, ये आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। और जिन गैसों को हम आसानी से दरों में चेंज नहीं कर सकते, उनका अधिशोषण आसानी से नहीं होता है। चार नंबर, अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल। जैसे कि हम अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल भी अधिशोषण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दिए गए ताप एवं दाब के लिए अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अधिशोषण भी उतना ही अधिक होगा। अतः कोलाइड तथा पाउडर अधिक गैसों को सोखकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है, वैसे वैसे अवशोषित गैस की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अधिशोषक की सतह के क्षेत्रफल को मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे जैसे गैसों का ठोसों द्वारा अधिशोषण, अधिशोषक की अनावृत सतह के क्षेत्रफल निर्भर करती है। दिए गए ताप पर दाब पर अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अधिशोषण भी उतना ही अधिक होगा। अतः कोलाइड तथा पाउडर अधिक गैसों को सोखकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे अधिशोषित गैसों की मात्रा भी बढ़ती जाती है।